आज हम बात करेंगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट और रिसीट और पेमेंट अकाउंट के डिफरेंस के बारे में। देखिए, इनकम और रिसीट में क्या फर्क होता है और पेमेंट और एक्सपेंडिचर में क्या अंतर होता है, इसके वीडियोस हम अलग अलग पहले ही अपलोड कर चुके हैं, आप उनको देखिए। आज बात करेंगे रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट एक तरफ और इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट दूसरी तरफ। देखिए, पहला पॉइंट है कि रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट एक रियल अकाउंट है। रियल अकाउंट का रूल क्या होता है? डेबिट व्हाट कम्स इन, जो भी आ रहा है बिजनेस में उसको आप डेबिट करते जाइए, और जो बिजनेस से जा रहा है व्हाट गोज आउट वो क्रेडिट हो जाएगा। तो सिंपल सा असूल है, रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट रियल अकाउंट है और उसका रूल जो आ रहा है डेबिट व्हाट कम इन वो, और जो जा रहा है उसको क्रेडिट कर दो, डेबिट व्हाट क्रेडिट व्हाट गोज आउट। ओके। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट की बात करें तो ये एक नॉमिनल अकाउंट है, और नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या होता है? सारे एक्सपेंसेस और लॉसेस, सारे खर्चे और सारे लॉस को आप डेबिट कीजिए और सारे इनकम और सारे गेन को आप क्रेडिट कीजिए। तो वो रियल अकाउंट का रूल लगेगा वहां पर, यहां पर नॉमिनल अकाउंट का रूल लगेगा। ठीक है। सेकेंड पॉइंट है, रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट के साथ बैलेंस शीट का होना कोई जरूरी नहीं है, क्योंकि रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में हमने जो जो कैश रिसीव किया और जो जो कैश पे किया उसके बारे में बताया जाता है, तो बैलेंस शीट का इसके साथ होना कोई भी जरूरी बात नहीं है। लेकिन यहाँ पर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के साथ जनरली बैलेंस शीट होनी अनिवार्य है, होती ही है। थर्ड पॉइंट है, रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट को हम कैश बुक के जैसे ही ट्रीट करते हैं। इसको समरी ऑफ कैश बुक बोला जाता है। जैसे आप कैश बुक बनाते हो वैसे ही आप रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट बनाते हो। जितना कैश आ रहा है वो भी लिखते जाओ, जितना कैश तुमने पेमेंट के नाम पे दिया वो भी लिखते जाओ। ठीक है। और जो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट है ये कैश बुक के जैसा बिल्कुल भी नहीं होता, ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के जैसे होता है। इसमें आपने अपने सारे प्रॉफिट लिखने हैं, इसमें आपने अपने सारे लॉस लिखने हैं, कैश का यहाँ पे लेना देना कोई नहीं होता। रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में क्लोजिंग बैलेंस जो है वो नेक्स्ट पीरियड को कैरी फॉरवर्ड किया जाता है, जैसे कि हम कैश अकाउंट में लिखते हैं, जैसे कि हम कैश बुक में लिखते हैं। लेकिन यहाँ पर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में जो भी क्लोजिंग बैलेंस होगा वो नेक्स्ट पीरियड में कैरी फॉरवर्ड नहीं होता, उसको हम कैपिटल फंड में डाल देते हैं। सरप्लस हो तब भी, डेफिशिएंसी हो तब भी इसको कैरी फॉरवर्ड, इसके क्लोजिंग बैलेंस को नहीं किया जाता। नेक्स्ट देखो, रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में डेबिट साइड में क्या दिखाना है? डेबिट साइड में आपने रिसीट दिखानी है। रिसीट मतलब आया क्या, कैश क्या आया। ठीक है। और क्रेडिट साइड में क्या दिखाना है? जो आपने पेमेंट करी है, जो भी आपने खर्चे किए, कैश हाथ से खर्चे के नाम पे जितना कैश उठा के दिया वो तुमने क्रेडिट साइड पे दिखना है। बहुत सिंपल सा रूल है। डेबिट साइड पे आय लिखनी है, जो आ रहा है कैश, और क्रेडिट साइड पे क्या लिखना है? जो जा रहा है कैश। तो हमारा रूल क्या रहेगा? डेबिट व्हाट कम्स इन, जितना पैसा आया वो डेबिट में डालते रहना, और जो पैसा बाहर जा रहा है उसको क्रेडिट व्हाट गोज आउट में क्रेडिट साइड पे पेमेंट दिखाते रहना। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में डेबिट साइड खर्चों के लिए होती है, जितने भी सारे आपके खर्चे हैं वो आपने डेबिट साइड पे डालने हैं, और क्रेडिट साइड पे आपने अपनी इनकम, आय दिखानी है। रूल क्या रहेगा? डेबिट ऑल एक्सपेंसेस, सारे खर्चे डेबिट हो जाएंगे, डेबिट साइड पे चले जाएंगे, और क्रेडिट ऑल इनकम, सारी इनकम क्रेडिट हो जाएगी और क्रेडिट साइड पे दिखा दी जाएगी इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। सिक्स्थ पॉइंट है, रिसीट और पेमेंट अकाउंट का क्लोजिंग बैलेंस क्या शो करता है? वो ये शो करता है कि हाथ में कैश कितना है, कैश इन हैंड एंड कैश एट बैंक। और इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का जो क्लोजिंग बैलेंस है वो या तो सरप्लस दिखाएगा या डेफिशिएंसी दिखाएगा। क्लोजिंग बैलेंस रिप्रेजेंट्स ईदर सरप्लस और डेफिशिएंसी। ठीक है। अच्छा, सेवंथ पॉइंट जो कि बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में कैपिटल आइटम भी आएगी, रेवेन्यू आइटम भी आएगी। यानी कि कैपिटल रिसीट्स भी आएंगी, रेवेन्यू रिसीट्स भी आएंगी, कैपिटल पेमेंट भी आएगी और रेवेन्यू पेमेंट भी आएगी। देखो, जो हमने रिसीट और पेमेंट अकाउंट बनाना है ना, उसमें हमने कोई डिफरेंशिएट नहीं करना कि ये जो पैसा आया ये कैपिटल के नाम पे आया या रेवेन्यू के नाम पे आया। हमने लेना देना कोई नहीं। हमारे पास पैसा आ गया, लिख लो। हमने खर्चा कर दिया, लिख लो। वो खर्चा तुमने कैपिटल के नाम पे किया, तुमने रेवेन्यू के नाम पे किया, हमने इससे लेना देना कोई नहीं। वॉट एवर जो भी आया कैश उसको लिख लो,
भले वो कैपिटल के नाम का है, भले वो रेवेन्यू नेचर के नाम का है, कोई ना, उसी तरह से जो तुमने दे दिया वो तुम लिख लो, भले वो किसी भी कैटेगरी में जाए। लेकिन इनकम एक्सपेंडिचर में ऐसा नहीं है, यहां पर सिर्फ और सिर्फ रेवेन्यू आइटम जो है वो रिकॉर्ड की जाएगी, कैपिटल नेचर की आइटम यहां रिकॉर्ड नहीं की जाती। ओके, नेक्स्ट। नाउ रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट जनरली वी आर सेइंग यूजुअली, आमतौर पर डेबिट बैलेंस दिखाता है, ठीक है, क्योंकि आपके पास होएगा ना, कैश होएगा तभी तो आप पेमेंट करोगे, ये डेबिट बैलेंस दिखाता है। लेकिन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट डेबिट बैलेंस भी दिखा सकता है, क्रेडिट बैलेंस भी दिखा सकता है, सरप्लस भी हो सकता है, डेफिशिएंसी भी हो सकती है। रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट आउटस्टैंडिंग आइटम को इग्नोर करता है, उन पे ध्यान नहीं देता। देखो, आपने सैलरी देनी है मान लो किसी को 10,000 रुपए, ठीक है, उसमें से आपने सिर्फ 8,000 रुपया दिया है, 2,000 आपका आउटस्टैंडिंग है, तो वो 2,000 में मैंने नहीं रिकॉर्ड करना रिसीट एंड पेमेंट में, मैंने तो जो हाथ से खर्चा किया सैलरी के नाम का 8,000, तो मैंने 8,000 ही दिखाना है। तो कहने की बात ये हुई कि रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में आउटस्टैंडिंग आइटम्स नहीं आती, जितना तुम ले रहे हो कैश वो ही आएगा, भले तुम्हारा जो इनकम है वो ड्यू है वो नहीं आनी, आउटस्टैंडिंग नहीं आना, ड्यू नहीं आना। लेकिन इधर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में आउटस्टैंडिंग आइटम्स रिकॉर्ड की जाती हैं। उसी एग्जांपल को मैं अगर कंटिन्यू करूं, 10,000 आपने सैलरी देनी थी लेकिन आपने दी 8,000 है, तो 2,000 आउटस्टैंडिंग है, तो आप अपने खर्चे में कितना दिखाओगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर में? आप पूरा का पूरा 10,000 दिखाओगे, भले तुमने पे 8 ही किया है, हमें उससे लेना देना कोई नहीं। तुम्हारा खर्चा कितना है सैलरी के नाम का 10,000, तो तुम 10 दिखाओगे, भले तुमने एक भी पैसा ना दिया, भले तुमने एडवांस दे दिया, वो कोई बात नहीं, 10 का 10 ही आएगा। एक और एग्जांपल देते हैं, 10,000 तुमने सैलरी देनी थी, तुम्हारे क्लर्क ने 5,000 रुपया एडवांस ले लिया, तुमने पे किया 15,000 रुपया, लेकिन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में सिर्फ 10,000 ही दिखाना है, क्योंकि वो तुम्हारा इस साल का है, इस करंट पीरियड का है 10,000, जो 5,000 एक्स्ट्रा दे दिया वो यहाँ रिकॉर्ड नहीं करना। बात ये हुई कि इट रिकॉर्ड्स आउटस्टैंडिंग आइटम्स। आगे बढ़ते हुए, रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट क्रेडिट सेल्स और क्रेडिट परचेज को इग्नोर करता है। हमने कोई क्रेडिट सेल कर दिया है तो वो इसमें नहीं लिखा जाएगा, हमने कोई क्रेडिट परचेज करी है तो वो नहीं लिखा जाएगा, कैश सेल लिखी जाएगी, कैश परचेज लिखी जाएगी रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में, जितना तुमने हाथ से पैसा दे दिया। लेकिन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में ये क्रेडिट सेल्स भी रिकॉर्ड करेगा और क्रेडिट परचेज भी रिकॉर्ड करेगा। रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में प्रीपेड आइटम्स लिखी जाती हैं, क्योंकि अगर आपने प्रीपेड खर्चा कोई कर दिया जो अगले साल आपका खर्चा होना है लेकिन आपने पहले ही पे कर दिया, तो वो रिकॉर्ड किया जाएगा। जैसे कि मैंने बताया, जो भी आप पे कर रहे हो, भले वो पिछले साल का दे रहे हो, इस साल का दे रहे हो, अगले साल के नाम का प्रीपेड दे रहे हो, वो भी आएगा ही आएगा। लेकिन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में प्रीपेड आइटम बिल्कुल नहीं आएगी, सिर्फ रनिंग करंट पीरियड के ही खर्चे, सिर्फ रनिंग करंट पीरियड की ही इनकम्स आएंगी, तो प्रीपेड आइटम्स इसमें बाहर कर दी जाती हैं, लिखी नहीं जाती हैं। देखो, रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट एक बैलेंस के साथ शुरू होता है जिसको हम ओपनिंग कैश बैलेंस बोलते हैं, लेकिन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बैलेंस ओपनिंग के साथ शुरू नहीं होता, यहाँ पर कोई भी ओपनिंग कैश बैलेंस नहीं दिखाया जाता। रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में सारी आइटम्स आएंगी, भले वो पास्ट ईयर की हो, भले वो प्रेजेंट ईयर की हो, भले वो फ्यूचर पीरियड की हो। अगर आपने कुछ इनकम रिसीव करी है, मान लीजिए आप कमीशन पे काम करते हो, पिछले साल की कमीशन आनी थी, अब आई है, तो वो रिसीट एंड पेमेंट में आएगी। आई है ना, बस, भले वो पिछले साल की थी, भले उसने आपको अगले साल की कमीशन एडवांस में दे दी हो, लेकिन वो रिसीट एंड पेमेंट में आएगी ही आएगी। तो कहने का मतलब है सारी रिसीट्स आनी है, सारे पेमेंट आने हैं, भले वो पिछले साल के हों, भले वो इस साल के हों, भले वो भविष्य आने वाले साल के हों, वो आएंगे ही आएंगे। आपने रिसीव कर लिया तो आएगा। यहाँ पर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में सिर्फ करंट पीरियड की आइटम्स आएंगी, वही इनकम आएगी जो करंट पीरियड की है, वही इनकम आएगी जो, वही खर्चा आएगा जो करंट पीरियड का है। आपने कुछ ऐसा खर्चा किया जो आने वाले साल के लिए कर दिया, तो हमने यहाँ रिकॉर्ड नहीं करना। आपने पिछले साल की इनकम अब रिसीव करी है, तो वो भी आपने यहाँ रिकॉर्ड नहीं करना। ध्यान रहे, सिर्फ करंट पीरियड के ही इनकम्स और करंट पीरियड की ही एक्सपेंडिचर आएंगे। रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट डबल एंट्री सिस्टम का पार्ट नहीं है, लेकिन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट डबल एंट्री सिस्टम का बिल्कुल पार्ट है। लास्ट पॉइंट है हमारा, रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट नॉन कैश आइटम्स को इग्नोर कर देता है, जैसे कि डेप्रिसिएशन और बैड डेट्स, ये नॉन कैश आइटम्स हैं,
इनमें कैश नहीं आता तो ये हमारे रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में नहीं दिखाई जाती, क्योंकि डेप्रिसिएशन एक एक्सपेंडिचर के तौर पे, प्रोविजन के तौर पे लिया जाता है। और इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट नॉन कैश आइटम्स भी रिकॉर्ड करता है, जैसे कि डेप्रिसिएशन, बैड डेट, सारे के सारे आने ही आने हैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। तो हमारा आज का आर्टिकल यहीं खत्म होता है। आई होप मैंने आपको अच्छे से समझाया है। इससे रिलेटेड कोई डाउट हो तो प्लीज आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। प्लीज मेरे चैनल को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। स्टे सेफ, स्टे ब्लेस्ड।